हेलो फ्रेंड्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा की यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम कक्षा 11 के लेसन नंबर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान के बारे में जानना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी पे होने वाली जितनी भी सौरमंडल की क्रियाएं हैं, सौरमंडल में होने वाली उन सब क्रियाओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान को संतुलन बनाए रखना, पेड़ पौधों के जो भी प्रकाश संश्लेषण वगैरह की जो क्रिया होती है उसके अंदर, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, इन सब क्रियाओं के अंदर सूरज, उससे आने वाली किरणें, ऊष्मा का संतुलन और उसका तापमान, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। और ये चीज़ें खुद भी दूसरी चीज़ों से प्रभावित होती है। कौन कौन से से किस प्रकार से प्रभावित होती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं हम। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा सूर्य से ही प्राप्त होती है। कुछ मात्रा के अंदर, नगण्य मात्रा के अंदर, मान लीजिए अंतर्जात बलों के द्वारा जो पृथ्वी के अंदर कुछ बल काम करते हैं, जिससे घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा निकलती है। उसके द्वारा, जैसा हमने पहले के अध्यायों के अंदर पढ़ा हुआ है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, तो दो प्लेटें आपस में सरक रही है तो उसकी रगड़ से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा के द्वारा सूर्य और चंद्रमा के मध्य आकर्षक बलों से, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कई सारे बल, आकर्षक बल जो काम करते हैं, जवारीय बल वगैरह, उनकी वजह से उत्पन्न जवारी ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी के जैवमंडल रूपी परिस्थिति तंत्र की क्रियाशीलता एवं स्थायित्व को बनाए रखने में सौर विकिरण का प्रमुख योगदान है। जैवमंडल जो पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है, उस जैवमंडल के ऊपर जो कार्यशीलता है, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सारी कुछ चीज़ें, उन सबके लिए, उसके अलावा जितनी भी कार्यशीलताएं हैं, स्थायित्व है, उनको उनको बनाए रखने के लिए इन सब का योगदान जो है इसके अंदर होता है। इसके उपरांत देखिए, पृथ्वी लघु तरंग और विकिरण के रूप में ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य से आने वाली जो किरणें, उन्हें हम लघु तरंग कहते हैं। और दीर्घ तरंग, जिसे पार्थिव विकिरण के रूप में ऊष्मा का निष्कासन कर देती है। और जो दीर्घ तरंगें जाती है वापस पृथ्वी से, उन दीर्घ तरंगों से ऊष्मा का निष्कासन कर देती है, ऊष्मा को वापस से छोड़ देती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा तथा निष्कासन ऊर्जा में एक प्रकार का संतुलन स्थापित होता है। जो पृथ्वी ने ऊष्मा प्राप्त की उसमें और जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा निष्कासित की गई, दोनों के अंदर संतुलन होता है। अगर पृथ्वी पूरी ऊष्मा प्राप्त करे, उसका निष्कासन नहीं करे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और पूरी ऊष्मा को अगर उस निष्कासित कर दे, उसमें से कुछ भी उत्सर्जन नहीं करे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो माइनस में हो जाए, या जीवन संभव नहीं हो। इसलिए पृथ्वी के तापमान को संतुलन, सामान्य बनाए रखने का काम जो है वो भी पृथ्वी के ऊष्मा बजट के द्वारा ही किया जाता है। इससे सतह के तापमान में भी संतुलन की अवस्था विद्यमान रहती है, किंतु यह परिकल्पना मानव के हस्तक्षेप रहित वातावरण में ध्यान में रखकर की गई है। ये जो संतुलन की बात है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो, मानव के हस्तक्षेप के द्वारा, जैसे मानव ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ की, पेड़ पौधे वगैरह काट दिए, पर्वत वगैरह जो थे उनको समतल मैदान कर दिया, स्थानांतरित कृषि के कारण वन उसके द्वारा काट दिए गए, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या है कि वातावरण की जो आदर्श परिस्थिति है वो समाप्त हो जाती है, और इससे कई सारी वायुमंडलीय गैसों की मात्रा कम ज़्यादा होती है, तो वहाँ जाके और ये सूर्य तप का जो संतुलन है ये बिगड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन जिन परिस्थितियों के अंदर वातावरण मानव के हस्तक्षेप के बगैर रहे, उसके अंदर इस प्रकार की कल्पना जो है की जा सकती है। अब वर्तमान समय में क्या है कि वातावरण के अंदर मानव का हस्तक्षेप हो रहा है, और मानव के हस्तक्षेप से जो प्रभाव है, इससे पर्यावरण के दोहन तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अंदर वृद्धि हो रही है। इससे न केवल पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है, बल्कि उसके बजट में विसंगति तथा ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की आशंका भी जताई जा रही है। मनुष्य के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, दोहन जो किया जा रहा है पर्यावरण का, तो इससे कई सारी गैसें उत्सर्जित हो रही है। इससे वायुमंडल की जो गैसें हैं उनकी मात्रा डिस्टर्ब हो रही है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होना, तो ओजोन की मात्रा कम होगी तो ओजोन परत कम हो जाएगी, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरातल पर आएगी, तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने के साथ ही जलवायु के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन आ जाएंगे, जैसे ध्रुवों के ऊपर जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, तो वो महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा, नदियों के अंदर बाढ़ आएगी, इसी कई सारी चीज़ें, जैव विविधता समाप्त होती जाएगी। तो ये कई सारी चीज़ें, इनकी आशंका बनी रहती है, इसलिए ऊष्मा बजट के अंदर विसंगति पाई जाती है। अब आता है सौर विकिरण। सौर विकिरण, क्योंकि अब हमारे टॉपिक यही है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। अब तक हम इसका सामान्य परिचय देख रहे कि तो क्या होता है।
सौर विकिरण जो है, सोलर रेडिएशन, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश जो है वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य मुख्य ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है, सीधी आती है, उसमें किसी प्रकार की लहर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण कहते हैं। आगम जो आ रही है, आगम और निर्गम दो प्रकार की होती है, तो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है इसलिए आ रही है, तो आ रही है इसको हम आगामी सौर विकिरण कहते हैं, तथा इसी को सूर्यातप कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति भूआब है, एकदम गोल नहीं है, ध्रुवों के ऊपर से थोड़ी सी दबी हुई है, भूमध्य रेखा से उभरी हुई है, भूआब के जैसे, ऑरेंज की जैसे आकृति है लगभग इसकी, जिससे सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश ही प्राप्त कर पाती है। सौर ऊर्जा का अगर पूरा अंश पृथ्वी प्राप्त कर ले तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो अलग प्रकार का हो सकता है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कैलोरी के रूप के अंदर जो सौर्य तप है उसको मापने की इकाई है कैलोरी, और पृथ्वी जो है वो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा लें हम चारों तरफ का, तो उसके ऊपर सूर्य तप जो प्राप्त होने वाला है वो 1.94 कैलोरी है, और प्रति मिनट प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के रूप में वो प्राप्त करती है। इसको सौर स्थिरांक की संज्ञा दी जाती है, तथा इसको हम लेंजली भी कह सकते हैं। लेंजली के अंदर इसको हम व्यक्त करते हैं। लेंजली एक क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई है। एक क्षेत्र पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर वर्ग के रूप में ले हम, 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर लंबा, तो उसके ऊपर जितनी सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको हमने लेंजली में व्यक्त किया। और लेंजली एक प्रकार से क्षेत्र पर ऊर्जा वितरण की इकाई है। इससे ऊष्मा का घनत्व भी हमें ज्ञात होता है, और यह सौर वितरण को मापने के लिए उपयोग में की जाती है। सौर विकिरणों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लेंजली का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सूर्य तप का वितरण। पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण को सूर्यातप कहा जाता है। सूर्यातप के वितरण में मंडलीय के साथ साथ स्थानीय और कालिक वितरण में भी विषमता पाई जाती है। कालिक समय के आधार पर, और मंडल विभिन्न तरह की जो चक्रीय चलती है अवस्था उसके अंदर। विषुवत रेखाओं में ध्रुवों की ओर जाने वाले सूर्यतप की मात्रा में कमी होती है। विषुवत रेखा से हम जो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी मात्रा में कमी होती जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर जैसे हमने भूभाग के रूप में देखा तो किरणें सीधी आती है, कम वायुमंडल को पार करके आती है, वायुमंडल की ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो सीधे यहाँ आती है तो यहाँ ज़्यादा प्राप्त होती है। और वहीं ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पे तिरछी आती है इसकी रेखाएं, तो ज़्यादा वायुमंडल को ज़्यादा दूरी तक पार करके आती है, तो वहाँ पे सूर्यतप की मात्रा कम होती है। इसके अलावा अपसौर और उपसौर दो क्रियाएं होती है। अपसौर तो वो होता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, जो 4 जुलाई को होता है, और उपसौर होता है 3 जनवरी को, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है सबसे कम होती है। इस स्थिति को सूर्यतप की मात्रा जो है ये भी प्रभावित होती है। तो हमें अपसौर और उपसौर की जो तारीख है वो ध्यान रखनी है। चित्र के अंदर हम देख सकते हैं उपसौर जो है वो 3 जनवरी को होता है। इसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो 1471 लाख किलोमीटर हो जाती है, सबसे कम दूरी होती है इस समय। वहीं अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है, इसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है 15.21 लाख किलोमीटर के रूप में। तो अपसौर और उपसौर जो है ये भी सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर हर डेली परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन क्रम चलता रहता है, तो दिन और रात एक नियमित रूप से बराबर नहीं होते, उनके समय के अंदर परिवर्तन आता रहता है। तो प्रतिदिन इसमें परिवर्तन, हर मौसम के अंदर इसमें परिवर्तन होता है। जैसे बादल रहित है या बादल आ गए तो ऐसे समय के अंदर सर्दी गर्मी इस प्रकार के, और हर वर्ष भी जो है सूर्यतप के अंदर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यतप अधिक और शीत ऋतु में सूर्यतप कम प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य की स्थिति अलग प्रकार की होती है, शीत ऋतु के अंदर अलग प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर वायुमंडल के अंदर जल की मात्रा, धूल के कण, उनकी मात्रा अलग होती है, शीत ऋतु के अंदर अलग होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर विभिन्न तरह की वायु की जो गैसें हैं वहाँ पे उनमें चलने वाली गर्म हवाएं, जलीय धाराएं वगैरह उसको प्रभावित करती है। शीत ऋतु के अंदर इसका एकदम विपरीत प्रभाव होता है। तो हर मौसम, हर दिन, हर प्रतिवर्ष इसके अंदर सूर्यतप की मात्रा में जो है परिवर्तन होता रहता है। सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जिनसे सूर्यतप प्रभावित होता है। तो सबसे पहला है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करती है, तो इससे भी जो है सूर्यतप की मात्रा प्रभावित होती है। सूर्य की किरणों का नतिकोण, सूर्य की किरणों के द्वारा जो नतिकोण बनता है, जो ध्रुवों के ऊपर अधिक और भूमध्य रेखा पे कम बनता है,
दिन की अवधि, दिन छोटे और बड़े हैं उससे भी सूर्य दिन प्रभावित होता है। वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल के अंदर बादल वगैरह हो, धूल के कण आदि को, तो उससे भी सूर्य तत्व प्रभावित होता है। स्थल का विन्यास किस प्रकार का है, उच्चावच है, किस प्रकार की वहाँ पे श्रृंखला, मिट्टी वगैरह किस प्रकार की, उन सबसे प्रभावित होता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, जो अपसौर और उपसौर वाली बात है, उससे प्रभावित होता है। सौर कलंकों की संख्या, सूर्य के ऊपर सौर कलंक जो हो जाते हैं तो उससे सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसको, सूर्य तप को प्रभावित करती है। अब इन एक एक चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है पृथ्वी का अपनी धुरी पे, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए उसका बनने वाला जो कोण है वो 66.5 डिग्री है, जो विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करती है। सूर्य की किरणों का नतिकोण अथवा उसका झुकाव सूर्य तप को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको देखिए। ये किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है कि वो कौन से अक्षांश पे है, मध्य अक्षांशों में है, निम्न अक्षांश में या उच्च अक्षांश में, तो इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा, इससे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अक्षांश जितने उच्च होंगे, मतलब जितने ध्रुवों की तरफ होंगे, तो वहाँ पे इसका नतिकोण जो है उतना ही कम होगा किरणों का, और वो उतनी ही तिरछी पड़ेगी। और वहीं अक्षांश जितने निम्न होंगे तो सूर्य का जो किरणें हैं इनका नतिकोण उतना ही अधिक होगा, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ेगी। तिरछी किरणों से सूर्य की प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही किरणें अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित होती है। जितनी तिरछी होगी तो उतनी दूरी तय करेगी वायुमंडल में, तो उससे उसके तापमान में कमी आ जाएगी। फिर वो धरातल के उतने ही अधिक भाग को गर्म करेगी, तो इसलिए भी वहाँ पे तापमान जो है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा इसके कारण जो है अवशोषण, परकीर्णन तथा विसरण द्वारा ऊर्जा का अधिक जो है ह्रास होता है या ऊर्जा के अंदर अधिक कमी आती है। दिन की अवधि किस प्रकार से सूर्य तप को प्रभावित करती है। दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप उतना ही अधिक प्राप्त होता है। ज़्यादा समय तक सूर्य रहेगा, दिन ज़्यादा है तो, दिन बड़ा है तो, और उतना ही जो है तापमान प्रभावित होता है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, इसीलिए हमें गर्मी का आभास होता है। वहीं शीत ऋतु के अंदर जो है सूर्य तप कम प्राप्त होता है, इसलिए हम इसकी गर्मी का जो है आभास कम होता है। ये एक आदर्श स्थिति का द्योतक है। पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि केवल आदर्श स्थितियों के अंदर ही होता है ऐसा, दिन की अवधि वगैरह। अगर दिन आदर्श स्थितियाँ नहीं है, वायुमंडल के साथ किसी प्रकार का या पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, तो फिर उस परिस्थिति के अंदर जो है ऐसा नहीं होगा। जबकि किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रभाव में सापेक्ष हुआ करते हैं। इसके उपरांत आता है वायुमंडल की पारदर्शिता और पारगम्यता। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल की अधिक पारदर्शिता होती है। वायुमंडलीय पारदर्शिता का तात्पर्य है वायु रहित वायुमंडल, जिसके अंदर बादल नहीं हो, वायु बोलने में आ गया, बादल रहित वायुमंडल यहाँ पे होगा। इस प्रकार के दिशाओं के अंदर अर्थात बादलों की उपस्थिति में सूर्य किरणें पृथ्वी की सतह पर अबाध रूप से नहीं पहुँच पाती है। उष्मा बजट हमने इससे पहले वाले चित्र के अंदर भी थोड़ा सा जाना था, तो उसमें जानता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं या जो विकिरणें हैं उसका 27% जो है बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर बादल होंगे तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसकी मात्रा के अंदर क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। वहीं बादल रहित वायुमंडलीय दिशाओं में सूर्य किरणें अबाध रूप से धरातल पर आती है। अगर बादल नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सूर्य से आने वाली किरणें बिना किसी बाधा के सीधे धरातल पे आएगी, तो इससे अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत आता है स्थल विन्यास। स्थल विन्यास भी सूर्य तप को प्रभावित करता है। स्थल की प्रकृति, रंग और ढाल। प्रकृति किस प्रकार की है, ऊंचा है अथवा नीचा है, उसका रंग, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के ऊपर, उसके ऊपर कौन से वृक्षों का आच्छादन है, वन किस प्रकार के, उससे उसकी ढाल कितनी है। ज़्यादा ढाल होगी तो सूर्य किरणें आती है, परावर्तित हो जाती है, तो इससे भी सूर्य तप जो है प्रभावित होता है। यह स्थल प्रारूपों के परावर्तनीय गुणांक से भी प्रभावित होती है। इसके उपरांत है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। पृथ्वी दीर्घ वर्ताकार कक्षा के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है। एक लंबे घेरे के अंदर सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। और इस कक्षा में घूमने से सूर्य की दूरी जो है वो कभी ज़्यादा और कभी कम होती रहती है। निश्चित तारीख होती है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट
तथा इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। अभी हमने थोड़े समय पहले चित्र में देखा भी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है, तो उस समय जो स्थिति बनती है उसको हम उपसौर कहते हैं। सामान्य स्थिति की तुलना में पृथ्वी इस समय अधिक सूर्यता प्राप्त करती है। सामान्य दिनों की अपेक्षा क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम है, इसलिए अधिक सूर्यता प्राप्त करती है। किंतु अन्य कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र वितरण की विविधता, वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ये प्रभाव जो है कम हो जाता है। इसके अलावा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तथा इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये बात हमारे पहले हो चुकी है। इस समय पृथ्वी सामान्य से कम सूर्यता प्राप्त करती है। अधिक दूरी है इसलिए जितना प्राप्त करना चाहिए उससे भी कम प्राप्त करती है। इसके उपरांत आता है सौर कलंकों की संख्या। सौर कलंकों के बनने से पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः सौर कलंक सामान्य स्थिति की जगह चक्रीय क्रम में चलते हैं। सामान्य स्थिति चक्रीय बदलते रहते हैं, वो एक प्रकार से एक ही जगह स्थिर नहीं रहते। सौर कलंक के सौर स्थिरांक में लगभग 3% तक परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। सौर कलंकों से जो इनके स्थिरांक है, इनकी स्थिति है उसमें, और इससे प्राप्त होने वाले सूर्यताप में लगभग 3% तक की मात्रा जो है वो प्रभावित होती है। इसके उपरांत आता है एक अलग से टॉपिक है ये, वायुमंडल का तापन और शीतलन। वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना, तापन और शीतलन का मतलब ये है। पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण को दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित करती है। पृथ्वी को सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो तो होती है लघु तरंग विकिरण के रूप में, और पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा वापस से निष्कासित कर दी जाती है वो की जाती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। प्रश्न यहाँ से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर रिक्त स्थान में भरे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लघु तरंग विकिरण जो है वो पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, और पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा वापस से निष्कासित की जाती है वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित की जाती है। हमें ये बात जो है ध्यान में रखनी है। पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों के अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में विकिरण, संचालन, संवहन और अभिवहन का मुख्य योगदान होता है। पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों का अवशोषण जो किया जाता है, जिससे उसे वो ग्रहण करती है, उससे उसकी सारी क्रियाएं करती है उसमें, और उसको निष्कासन वापस से लौटाने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर विकिरण, संचालन, संवहन और अभिवहन, ये 4 प्रमुख क्रियाएं होती है, और इन्हीं के माध्यम से वायुमंडलीय तापन और शीतलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन्हीं के माध्यम से वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना, ये वाली प्रक्रियाएं जो है संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है वो देखिए। प्रमुख 4 क्रियाएं कौन कौन सी है? चालन है, संवहन है, विकिरण है और अभिवहन है। ये 4 प्रमुख क्रियाएं हैं, इन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित होती है। इसको इस चित्र के अंदर इस प्रकार समझिए। रेडिएशन जो है, जिसे हम चालन के रूप में देखते हैं, विकिरण के रूप में देखते हैं, तो सूरज से प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं, जिसे हम लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वो हमें रेडिएशन के रूप में अर्थात विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी के द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और वो जो कंडीशनर होता है उसके द्वारा चालन के रूप में वापस जो है अपनी क्रिया करती है, और कन्वर्टन के माध्यम से जो है, जिसे हम संवहन कहते हैं, इससे बादल वगैरह बनते हैं, तो उसके माध्यम से वापस से लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं जो है ये सूर्य से प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरणों जिसे पृथ्वी अवशोषित करती है और वापस से निष्कासन करती है, इस प्रक्रिया के अंदर संपन्न होने वाली चालन, संचलन, अभिवहन और विकिरण, ये चारों प्रमुख क्रियाएं हैं। सबसे पहले हम देखें चालन क्या होता है। तो चालन प्रक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा का संतुलन अणुओं द्वारा संपर्क विधि से होता है। ऊष्मा का जो संतुलन, अणु, गैस, वायु, ठोस, 3 प्रकार के हमारे यहाँ पे अवस्थाएं होती है। इसके अंदर अणु, पास और दूर, विरल और सघन की जो है अवस्था इसमें होती है। अर्थात अधिक तापमान वाली सतह पर जब वायुमंडल की कम तापमान वाली परत स्थापित होती है तो ऊष्मा का सतह से वायुमंडल की ओर निष्कासन होता है। तो ऊष्मा जो है सतह से पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की ओर छोड़ दी जाती है। जब तापमान के अंदर जो वायुमंडल का जो है तापमान कम होता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जो है ये ऊष्मा निष्कासित कर दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों में तापीय संतुलन ना हो जाए। जब तक वायुमंडल में और पृथ्वी के धरातल के अंदर तापमान बराबर नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी का तापमान अगर गर्म रहता है तो पृथ्वी से निष्कासित होने वाली किरणें जो है वायुमंडल की ओर जाती रहती है। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा
तो ये समतल की अवस्था के अंदर आ जाता है। चालन विधि में ऊष्मा का आदान प्रदान अधिकांश वायुमंडल की निचली परतों में देखने को मिलता है हमें। इसके उपरांत है संवहन। सतह पर अत्यधिक तापमान के प्रभाव से वायु का प्रसरण होता है, जिससे वायु के घनत्व में कमी आती है। अतः हल्की वायु होने के कारण वायु का अवरोहण मतलब ऊपर उठना होता है। अवरोहित वायु के साथ साथ सतह के तापमान में भी वायुमंडल के अवरोहण होता है। वहीं रिक्त स्थान की आपूर्ति हेतु ठंडू वायु का अवरोहण मतलब नीचे बैठना हो जाता है। आरोहण के अंदर वायु ऊपर उठती है तो अवरोहण के अंदर क्या होती है, नीचे बैठती है। जो ही तापमान, जैसे हमने उच्च दाब और निम्न दाब पढ़ा, किसी स्थान के ऊपर तापमान ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की वायु जो है उच्च तापमान के कारण गर्म हो जाती है। गर्म होकर वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जिस स्थान से वो वायु गर्म होकर ऊपर उठी तो वो स्थान खाली हो जाता है। तो वहाँ पे दूसरे स्थान से जहाँ की वायु ठंडी है वो वहाँ के आ जाती है, तो वो ठंडी वायु होती है। फिर वापस से वो गर्म होती है, फिर ऊपर उठती है। जो ऊपर उठी हुई वायु है वो कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर वापस से नीचे उतरेगी। तो ये क्रम जो है एक चक्र के रूप में, एक सर्कल के रूप में हमेशा चलता रहता है। अवरोही ठंडी वायु के धीरे धीरे गर्म व फैलने से घनत्व में कमी के कारण पुनः वायु का जो है अवरोहण हो जाता है। इसके उपरांत आता है विकिरण। बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक दूसरे से ऊष्मा को स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। बिना किसी पदार्थीय माध्यम के, किसी भी पदार्थ के माध्यम से एक सतह से दूसरी सतह के अंदर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान जो होता है, उसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को वायुमंडल अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाता है। पूरी किरणों को वायुमंडल अवशोषित नहीं कर पाता है। जब ये लघु तरंगें पृथ्वी के अवशोषित होकर दीर्घ तरंगों में परिवर्तित होती है, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है लघु तरंगें जो आती है, और पृथ्वी के द्वारा उन्हें परिवर्तित या परावर्तित कर दिया जाता है, तो वायुमंडल इन दीर्घ तरंगों का अधिकांश भाग जो है अवशोषित कर लेता है। इस प्रक्रिया में केवल वायुमंडल की निचली सतह ही गर्म होती है। वायुमंडल इसी पार्थिव विकिरण के प्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी के द्वारा जो किरणें वापस लौटाई जाती है, उनसे अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। इसके बाद आता है अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाले विभिन्न अभिवहन के कारण ही होता है। जो मध्य अक्षांशों के अंदर दैनिक मौसम में भिन्नताएं आती है, परिवर्तन जो आता है, वो इस अभिवहन के कारण ही होता है। भारत में गर्मियों में चलने वाली लू इसी का एकमात्र उदाहरण है। इसमें ऊर्जा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता रहता है। इसके उपरांत जो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट आता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ लगती है जिसमें संशोधन किया जाना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।